हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 9 और हम जनरल अवेयरनेस के मॉक टेस्ट को डिस्कस कर रहे हैं। अब तक 8 मॉक टेस्ट को हम डिस्कस कर चुके हैं। ये हर उस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है जिसमें भी जनरल अवेयरनेस आती है। और जो ये पैटर्न हमने मॉक टेस्ट का लेकर आए हैं ये फोकस करता है DSSB के पैटर्न को, क्योंकि उसमें जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके जो पहले मॉक टेस्ट हैं वो आपको GA मॉक टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट है। बाकी पहले वाले उसमें सभी मिल जाएंगे और सबकी PDFs भी मिल जाएंगी। अब PDF कहाँ मिलती है वो सेशन के एंड में आपको मैं बताऊंगी कि इस सेशन की भी और पहली भी जो PDFs हैं वो आपको कहाँ पर मिलेंगी। तो चलिए बिना देरी के आज का सेशन हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी। यहाँ पर भारतीय या किसी स्पेसिफिक का नाम यहाँ पर नहीं पूछा है। ठीक है, किसी देश का, किसी कंट्री का। पहली महिला कौन थी, फर्स्ट वीमेन कौन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर जो है चढ़ाई की थी। हु वॉज द फर्स्ट वीमेन टू क्लिम्ब माउंट एवरेस्ट। इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। तो जुंको तबे इनका नाम है और ये पहली महिला थी माउंट एवरेस्ट जिन्होंने क्लिम्ब किया था या क्लाइंब किया था। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी जुंको तबे, इनका नाम आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। और इस तरह का भी क्वेश्चन आपको DSSB पूछता है, तो आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन है कि विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट कौन सा संगठन जारी करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट पब्लिश बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो जो ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है और ये भी पूछा जाता है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जारी करता है। तो विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट या वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट को इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जारी करता है या जो है पब्लिश करता है। IMF का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, IMF जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट को जारी करता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। अगले पर आ जाते हैं। बुक्स एंड ऑथर से सवाल है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3, सिटी ऑफ गर्ल्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो एक बुक है जिसका नाम है सिटी ऑफ गर्ल्स। तो सिटी ऑफ गर्ल्स की जो राइटर है वो एलिजाबेथ गिलबर्ट। याद रखिएगा, एक दो बार पढ़ेंगे, यहाँ पर आप पढ़ लेंगे और फिर PDF से रिवाइज कर लेंगे तो आप वहाँ पर ऑप्शन देखकर ज़रूर मार्क कर पाएंगे अगर एग्ज़ाम में ही आता है तो सिटी ऑफ गर्ल्स जो बुक है वो लिखी है एलिजाबेथ गिलबर्ट ने। इनका नाम आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है कि बथुकम्मा उत्सव। ठीक है, एक फेस्टिवल की बात यहाँ पर हो रही है जिसका नाम है बथुकम्मा। ये कौन सी स्टेट से रिलेटेड है। तो स्टेट के फेस्टिवल, डांस, सिंगिंग फॉर्म, इन सब से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो जो बथुकम्मा फेस्टिवल है ये पूछा है। बथुकम्मा फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट। तो ये रिलेटेड है तेलंगाना स्टेट से। याद रखिएगा, बथुकम्मा जो आपका यहाँ पर फेस्टिवल है वो तेलंगाना से रिलेटेड है। बथुकम्मा रिलेटेड टू तेलंगाना। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5th क्वेश्चन है नौटंकी किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो जो नौटंकी है वो रिलेटेड है उत्तर प्रदेश से। ये भी अच्छा सवाल है, दोनों ही अच्छे क्वेश्चन है क्योंकि स्टेट के फेस्टिवल से या डांस फॉर्म से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो बथुकम्मा रिलेटेड हो गया आपका तेलंगाना से और नौटंकी रिलेट आपका करेगा किससे, उत्तर प्रदेश से। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6th क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि लासोंग ये किस राज्य का नववर्ष है, न्यू ईयर है, जो कि फसल के मौसम के अंत का प्रतीक है। ठीक है, इंग्लिश में भी आपके लिए क्वेश्चन मैं पढ़ देती हूँ। क्वेश्चन है आपके सामने, लासोंग इज दी डैश न्यू ईयर विच मार्क्स द एंड ऑफ हार्वेस्ट सीजन। तो ये सिक्किम में ऐसा किया जाता है। वैसे तो कई राज्यों में ऐसा होता है कि एक त्योहार टाइप का, नववर्ष टाइप का मनाया जाता है जब फसल का के मौसम का अंत होता है। लेकिन जो लासोंग, अगर हम लासोंग की बात करते हैं तो ये जो एक तरह का त्योहार है, नववर्ष है, ये सिक्किम में मनाया जाता है। ठीक है, लासोंग जो ये फेस्टिवल है जो कि फसल के मौसम के अंत में मनाया जाता है एक नववर्ष के रूप में, ये सिक्किम से रिलेटेड है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 पर। अच्छा सवाल है कि भारत की GDP में किस क्षेत्र का योगदान रहता है। विच सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट टू दी GDP ऑफ इंडिया। कृषि क्षेत्र, एग्रीकल्चर सेक्टर, सेवा क्षेत्र, सर्विस सेंटर, औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल सेंटर। तो देखो तीनों का भारत की GDP में
ठीक है। गुड्स, यहाँ पर जो भारत की जीडीपी होती है उसमें तीनों का ही योगदान रहता है, कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, तीनों का, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर भी आता है, सर्विस सेक्टर भी आता है और इंडस्ट्रियल सेक्टर भी उसमें आता है। ठीक है, तो ये हो गया जीडीपी से रिलेटेड सवाल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन 8 आपसे पूछ रहा है कि डैश जो आपका होगा, ठीक है, उसका प्रयोग अक्सर किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की माप के लिए किया जाता है। तो जो वास्तविक विनिमय दर, हिंदी में सुन लीजिए फिर इंग्लिश में बताऊंगी, क्योंकि इकोनॉमिक्स का सवाल है और ये ज़्यादातर लोग इंग्लिश में समझ पाते हैं। तो पहले हिंदी में समझ लीजिए फिर इंग्लिश में। किसका प्रयोग अक्सर किसी भी देश की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, इंटरनेशनल मार्केट में जो उसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है, उसकी माप के लिए किसका यूज़ करते हैं? वास्तविक विनिमय दर का। ठीक है, तो जो वास्तविक विनिमय दर को इंग्लिश में बोलते हैं रियल एक्सचेंज रेट। तो रियल एक्सचेंज रेट इज ऑफन टेकन एज अ मेजर ऑफ अ कंट्रीज इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस इन इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को हम मापते हैं तो किसके थ्रू मापते हैं? वास्तविक विनिमय दर यानी कि रियल एक्सचेंज रेट के थ्रू मापते हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपका रिलेटेड है साइंस से। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज किस में विखंडित होता है? विखंडित का मतलब होता है टूटना। ठीक है, वायवीय श्वसन जिसको हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। तो इन एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू, एरोबिक जो आपका रेस्पिरेशन होता है, वायवीय श्वसन, उसमें ग्लूकोज किस में टूट जाता है? तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में यानी कि जल में, H2O, और एनर्जी यानी कि ऊर्जा में। किसमें और क्या टूट रहा है? ग्लूकोज। किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में। कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में ये ग्लूकोज जो है विखंडित हो जाता है, टूट जाता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। 10th कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो पहला है कि सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है, और दूसरा है लोटनिक घर्षण सर्पिक घर्षण से कम होता है। तो ये दोनों ही इंडिविजुअल स्टेटमेंट सही है। अब इंग्लिश में आपके लिए एक बार पढ़ देती हूँ, ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। पहला स्टेटमेंट है स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो कम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन के, और दूसरा है रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। तो ये दोनों ही बातें अपने आप में सही है। फिजिक्स का सवाल था, ये अच्छा सवाल था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 11 पर। फिर से फिजिक्स से सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? फिर से आपसे ये पूछा है। तो पहला है कि किसी वस्तु का जो भार है वो द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, भार यानी कि भार, वेट को W से डिनोट करते हैं, द्रव्यमान मास होता है आपका, और गुरुत्वीय त्वरण होता है G। तो ये फॉर्मूला तो पढ़ा है ना कहीं फिजिक्स में, W=mg। तो ये बिल्कुल सही है पहला ऑप्शन। किसी भी वस्तु का जो भार है उसके द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। दूसरा है कि एक वस्तु का भार पृथ्वी पर हर जगह सेम होता है, ऐसा नहीं है। दूसरा है ऑप्शन गलत। इंग्लिश में आपके लिए पढ़ देती हूँ। पहला है वेट ऑफ अ बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड द ग्रेविटेशन एक्सिलरेशन, जो कि सही है। और दूसरा है वेट ऑफ अ बॉडी इज कांस्टेंट एट ऑल प्लेसेस ऑन अर्थ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पहला ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। पृथ्वी की ठोस परपटी, पृथ्वी की ठोस परपटी, यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फेयर। क्या कहते हैं? स्थल मंडल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लिथोस्फेयर। क्लियर हो गई इतनी बात? पृथ्वी की जो ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत हम जिसे बोलेंगे वो है स्थलमंडल। सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ अर्थ इज लिथोस्फेयर। क्लियर है इतनी बात? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 13, क्वेश्चन नंबर 13। विश्व का पहला ऊर्जा स्टेशन कहाँ पर बनाया गया था? ठीक है, विश्व का पहला ऊर्जा स्टेशन, द फर्स्ट टाइडल एनर्जी स्टेशन वॉज बिल्ट इन फ्रांस। याद रखिएगा, द फर्स्ट टाइडल एनर्जी स्टेशन बिल्ट इन फ्रांस। विश्व का पहला जो आ रही है
ऊर्जा स्टेशन बनाया गया था फ्रांस में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इनमें से कौन सी कायांतरित शेल है, यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक की बात पूछ रहा है। कायांतरित शेल पूछा है, मेटामॉर्फिक रॉक, तो वो होती है स्लेट। क्या होती है? स्लेट। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट शंकुधारी वनों के बारे में सही है। ठीक, पहला है वह टैगा के नाम से भी जाने जाते हैं, और दूसरा है वह उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में पाए जाते हैं। दोनों स्टेटमेंट ठीक है, दोनों सही हैं शंकुधारी वनों के बारे में। क्या कि शंकुधारी वनों को टैगा वन भी कहते हैं, और दूसरा शंकुधारी वन उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में पाए जाते हैं। दोनों स्टेटमेंट सही है। इंग्लिश में देख लेते हैं। तो बात हो रही है रिगार्डिंग कॉनिफेरस फॉरेस्ट, तो इनको हम they are also known as taiga and they are found in the higher latitude of northern hemisphere। क्लियर हो गया, दोनों स्टेटमेंट सही है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। बड़ा ही अच्छा सवाल है कि विश्व के इतिहास में एकमात्र ऐसा राजा जिसने युद्ध जीतने के बाद युद्ध करना छोड़ दिया, और वो थे अशोक। नाम याद रखिएगा, और अच्छा सवाल है। ये एकमात्र राजा रहे विश्व के जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद युद्ध छोड़ा। जनरली क्या करते थे राजा, युद्ध हारने के बाद युद्ध छोड़ते थे या नहीं छोड़ते थे, लेकिन जीतने के बाद जिन्होंने युद्ध छोड़ा वो थे अशोक। याद रखिएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17। 1414 से लेकर 1421 के दौरान दिल्ली का शासक कौन था? 1414 टू 1421 हु रूल्ड इन दिल्ली, तो वो थे खिज्र खान। दिल्ली में रूल किसने किया? 1414 से लेकर 1421 तक खिज्र खान ने। क्लियर हो गई इतनी बात। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो भी बड़ा अच्छा सवाल है। ठीक है, तो सवाल है आपका, कौन सा कथन हम्पी के बारे में सही है? कौन सा कथन हम्पी के बारे में सही है? तो पहला है ये है कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। ठीक है, और दूसरा है इसकी वास्तुकला विशेष प्रकार की थी। दोनों स्टेटमेंट सही हैं हम्पी के बारे में। ध्यान से सुनिएगा, जो हम्पी है ये कृष्ण और तुंगभद्रा नदियाँ, कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी की घाटी में स्थित है हम्पी। दूसरा, इसकी जो वास्तुकला है वो विशेष प्रकार की थी। दोनों स्टेटमेंट सही है। इंग्लिश में बताएं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है रिलेटेड टू हम्पी। तो पहला स्टेटमेंट है इट इज़ लोकेटेड इन द कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन, और दूसरा है इट इज़ आर्किटेक्चर वॉज डिस्टिंक्टिव। इसका जो आर्किटेक्चर था वो डिस्टिंक्टिव था। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 19 पर। कौन से समाज की स्थापना 1867 में हुई थी? प्रार्थना समाज की, या फिर वेद समाज की, या फिर दोनों की? ठीक है, विच समाज वॉज और वर एस्टैब्लिश्ड इन 1867। ठीक है, तो जो आपका प्रार्थना समाज है उसकी स्थापना हुई थी 1867 में। देखो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं, उनकी आपको ईयर भी याद रखना है कि वो कब इस्टेब्लिश हुए थे। ठीक है, तो जो प्रार्थना समाज है ये आपका इस्टेब्लिश हुआ था 1867 में। ठीक है, याद रखिएगा। और हमारे मॉक टेस्ट का आज लास्ट क्वेश्चन है आज का, किस वर्ष में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार किया था? ठीक है, अच्छा सवाल है और इम्पॉर्टेंट भी है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसका आंसर मैं आपको बताऊंगी अभी। कौन से वर्ष में, इन विच ईयर कांग्रेस अडॉप्टेड द डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज? पूर्ण स्वराज की मांग जो कांग्रेस ने की थी वो कब की थी? तो कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी 1929 में, 1929 में। क्लियर हो गई इतनी बात। यहाँ पर हमारे 20 क्वेश्चंस खत्म हो। देखो मैं वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन इसलिए लेकर आती हूँ जिससे कम समय में हम ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर कर लें, बिकॉज अब आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं है। मई ऑलरेडी आ चुका है और जुलाई से मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्ज़ाम्स शुरू हो जाएंगे, चाहे वो नॉन टीचिंग के हों या फिर टीचिंग के एग्ज़ाम्स हों। इसलिए मैं कम समय में आपको ज़्यादा देने की कोशिश करती हूँ, और मेरा एफर्ट आपको अगर अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे देखो मेरी कोशिश तो यही है जितना मुझसे बन पाएगा एग्ज़ाम तक आपको मैं इसी तरह मॉक टेस्ट के रूप में या कुछ बड़ी क्लासेस के रूप में भी, मैराथन क्लास के रूप में क्वेश्चंस देती रहूँगी। कम टाइम में आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस कराने की मेरी हमेशा कोशिश रहती है, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपके और भी फ्रेंड्स हैं जो DSSB के किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ देम। ठीक है,
उन सब तक ये वीडियो आप ज़रूर पहुंचाना। बाकी जो PDF है पहली भी सेशंस की और आज की भी, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और TSSSB के मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी काफ़ी कराए हैं, जनरल अवेयरनेस के भी जनरल पार्ट में, और हिंदी जनरल हिंदी के भी कराए हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड के भी कराए हैं। वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आराम से इस चैनल पर आप देख लेना। कोई भी वीडियो आपको लंबी जो मिलेगी उसमें ज़्यादा ही कंटेंट मिलेगा, ज़्यादा लंबी नहीं है, लंबी है तो उसमें उस टाइम से मान लीजिए आधे घंटे की वीडियो है तो उसमें 60-70 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कम टाइम में ज़्यादा आपका रिवीजन कराने की मेरी कोशिश है। बाकी आपको जहाँ से बेटर लगे पढ़ते रहिए, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए पढ़ना, तो वो ज़रूर आप अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।